करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रेड्स। गवर्नमेंट द्वारा लिया गया बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ट्रेड्स, जैसे कि इसका मतलब है ट्रेड्स का ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। दोस्तों ये बेसिकली हम डिस्कस करते हैं ट्रेड्स है क्या। पहले हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन दोस्तों है, ट्रेड्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ MSME थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर्स। तो दोस्तों ट्रेड्स जो है वो एक गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जो कि स्पेसिफिकली बनाया गया है MSME के लिए, MSME सेलर के लिए। एक्चुअली इसकी जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली होता क्या था, पहले ये जितने भी MSME होते थे, जब ये किसी बड़े बिजनेस के साथ, किसी बिग एंटरप्रेन्योर या किसी उसके साथ बिजनेस करते थे, तो होता ये था कि इनकी पेमेंट आने में बहुत टाइम लगता था, क्योंकि वो बड़े होते थे तो अपनी उस बड़ी शख्सियत का फायदा उठाते थे। और इनको भी मजबूरी होती थी, क्योंकि इनको बिजनेस उनके साथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसकी वजह से इनके पास वर्किंग कैपिटल की कमी रहती थी दोस्तों। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये ट्रेड्स पोर्टल बनाया है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया है, सो दैट इस MSME को टाइमली पेमेंट मिल सके। तो दोस्तों ये होता क्या, ये करता क्या है MSME? ये प्लेटफॉर्म में ये MSME, इसमें सेलर हमेशा जो है वो MSME ही होगा। वो गुड्स ट्रांसफर करता है बायर को। बायर वो कॉर्पोरेट भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, और PSU भी हो सकते हैं दोस्तों, कोई भी हो सकता है। और जो ये पेमेंट इन्होंने इसको करनी होती है, तो इसको बोलते हैं, जब तक वो पेमेंट नहीं की जाती उसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल दोस्तों, या सन्डी डेटर, सिंपल लैंग्वेज में सन्डी डेटर भी बोला जाता है दोस्तों। तो अब इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर दोस्तों एक और पार्टी इन्वॉल्व की गई, जिसे बोलते हैं फाइनेंसर्स। तो इस ट्रेड पोर्टल का जो मेन फंक्शन है वो फाइनेंसिंग और डिस्काउंटिंग फैसिलिटेट कराना है, सो दैट ये पेमेंट जो है दोस्तों, ये जो इस पार्टी से जो पेमेंट आनी है वो टाइमली पेमेंट इस MSME को हो सके, और बाद में ये जो बायर है जब ड्यू डेट आएगी वो पेमेंट इसको कर देगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली इसके अंदर 3 पार्टियां इन्वॉल्व हैं। पहली जो है वो है सेलर, जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ MSME ही इसके अंदर सेलर हो सकता है। और दूसरी जो पार्टी है वो है बायर। अब इसके अंदर कॉर्पोरेट भी है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी है, और पब्लिक सेक्टर यूनिट भी है, तो इसके अंदर सब कवर है दोस्तों। और तीसरा जो है वो है फाइनेंसर्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, फाइनेंसर में बैंक हो गए, NBFC हो गए, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। तो अब ये काम कैसे करता है दोस्तों, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एक्चुअली इसके कुछ स्टेप हैं इस ट्रेड पोर्टल में डिस्काउंटिंग और इस फाइनेंसिंग कराने के लिए। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है दोस्तों, एक फैक्टरिंग यूनिट, जिसे FU बोलेंगे, फैक्टरिंग यूनिट क्रिएट किया जाता है। फैक्टरिंग यूनिट क्या है दोस्तों, एक स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर यूज्ड इन ट्रेड फॉर इनवाइस और बिल ऑफ एक्सचेंज। एक मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इनवाइस इशू करने का थ्रू ट्रेड पोर्टल, जो कि एक तरह से एविडेंस होता है कि सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय MSME सेलर टू बायर, मतलब दूसरे बायर को जो उन्होंने माल सप्लाई किया है उसको, उसके लिए एक तरह से एविडेंस की तरह काम करता है दोस्तों। अब ये फैक्टरिंग यूनिट जो है ये या तो क्रिएट की जाती है सेलर द्वारा, जैसे MSME मैंने आपको बताया, या क्रिएट की जाती है बायर द्वारा। अगर ये यूनिट MSME द्वारा क्रिएट की जाती है तो उसे बोलते हैं फैक्टरिंग, और अगर ये बायर द्वारा क्रिएट की जाती है तो उसे बोलते हैं रिजर्व फैक्टरिंग। तो दोस्तों ये एक तरह से एक डॉक्यूमेंट टाइप बन गया है, एक तरह से एक बिल बन गया है, ऑनलाइन बिल जिसे हम बोलेंगे वो बन चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है
इस जो फैक्टरिंग यूनिट है इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है काउंटर पार्टी द्वारा, जो कि बायर भी हो सकता है या सेलर भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये सेलर द्वारा क्रिएट किया जाता है तो उसे फैक्टरिंग बोलते हैं, और बायर द्वारा क्रिएट किया जाता है उसे रिजर्व फैक्टरिंग बोलते हैं। तो दोस्तों ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसके बाद एक तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब उसके बाद क्या रहता है दोस्तों, उसके बाद बिडिंग की जाती है बहुत से फाइनेंसर द्वारा, ठीक है। अब जब वो फाइनेंसर जो भी हैं वो इस फैक्टरिंग यूनिट के लिए बिडिंग करेंगे। अब अगर वो जैसे बायर या सेलर ने की है तो इस फैक्टरिंग यूनिट मतलब इस जो उनके पास जो बिड आई होंगी इन फाइनेंसर से, उसमें से जो बेस्ट बिड होगी ना दोस्तों उसको ये सिलेक्ट कर लेंगे, उस बेस्ट बिड को ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये फाइनेंसर जो है ये एमएसएमई को पेमेंट कर देगा एट द एग्रीड रेट ऑफ फाइनेंसिंग और डिस्काउंटिंग, मतलब अपना कुछ फाइनेंसिंग चार्ज या डिस्काउंटिंग चार्ज लेके उसको पेमेंट कर देगा जब इसको जरूरत होगी। और बाद में ये पेमेंट जो है ये फाइनेंसर को ड्यू डेट पर पेमेंट कर दी जाएगी बायर द्वारा। तो दोस्तों बेसिकली हुआ क्या, एमएसएमई ने माल बेचा किसको, बायर को, और बायर ने इलेक्ट्रॉनिकली उसको एक्सेप्ट कर लिया फैक्टरिंग यूनिट को। अब जो ये एक तरह से जो ये बिल बन चुका है, इस बिल के अगेंस्ट में अगर सपोज एमएसएमई को पेमेंट चाहिए तो वो इसके लिए बिड करेगा, जहां पर कि फाइनेंसर आएंगे और उन फाइनेंसर में से जिसकी बिड सबसे अच्छी होगी उसको वो सिलेक्ट करके फिर ये फाइनेंसर पेमेंट कर देंगे एमएसएमई को, और बाद में ड्यू डेट पर पेमेंट फाइनेंसर को कर दी जाएगी बायर द्वारा। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है दोस्तों, जिसके द्वारा कि टाइमली पेमेंट एमएसएमई को हो जाएगी। और हाँ, एक बहुत ध्यान देने वाली बात इसमें यह है दोस्तों कि सपोज कल को अगर बायर पेमेंट नहीं करता तो ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सेलर के ऊपर कि वो उसको दोबारा पार्टी को वापस करे, ये लायबिलिटी हमेशा ही बायर के ऊपर रहेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर यदि आपके अभी भी